नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है 7 फेरे 7 तेरे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। गीता अपनी सहेली के पास बैठी बातें कर रही थी। गीता, क्या बताऊं यार, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरी शादी इतने अच्छे परिवार में हो जाएगी और इतना प्यार करने वाला पति मिलेगा। सिया, जब समय आता है तब सभी काम हो जाते हैं और मुझे खुशी है कि तुझे इतना अच्छा परिवार मिला। चल अब मैं चलती हूँ। और सिया अपने घर की तरफ चली जाती है। ये कहानी है सिया की, जो कि बहुत ही मासूम है। बिहार में शिवापुर के गांव में रहने वाली सिया की शादी होने वाली थी। सिया की उम्र 19 वर्ष थी। सिया के जन्म के समय ही उसके माता पिता चल बसे थे। सिया को उसके चाचा और चाची ने पाला था। चाचा जी उसको बहुत स्नेह देते थे, लेकिन उसकी चाची और उनके बच्चे सिया को नापसंद करते थे। इसीलिए सिया की शादी इतनी जल्दी करवा रहे थे। लेकिन शादी वाले दिन ही लड़का शादी करने नहीं आया। शादी की पूरी तैयारी हो गई थी। बारात ना आने के कारण सिया के चाचा ने पता लगवाया तो पता चला कि लड़के ने शहर में ही दूसरी शादी कर ली है और वो गांव आने से मना कर चुका है। ये सब जब सिया की चाची को पता चला तो उन्होंने सिया को घर से निकाल दिया और बोली, किस मनहूस का साय अब मेरे बच्चों की जिंदगी पे भी पड़े, उससे पहले इसे यहाँ से निकाल दो। सिया के चाचा जी भी बेबस थे और सिया के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। सिया दिखने में बिल्कुल परी जैसी थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और गुलाब की पंखुड़ी की तरह गुलाबी होंठ थे। सिया खुद भी बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे वो कहाँ जाए और क्या करेगी। वो बार बार अपने चाची के पैरों में गिरकर वहाँ रहने की भीख मांग रही थी, लेकिन उसकी चाची ने उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। सिया वहीं भूखी प्यासी बैठी रही। तभी वहाँ से स्कूल के मास्टर जी गुजर रहे थे, जो कि पास वाले शहर से रोज स्कूल में पढ़ाने आते थे। वो सिया को वहाँ बैठे देख उन्होंने पूछा, बेटा तू यहाँ क्यों बैठी है और ये क्या, शादी का जोड़ा भी पहन रखा है? सिया दुखी होकर सारी बातें बताने लगी और रोने लगी। मास्टर जी की उसकी बात सुनकर बड़े भावुक हो गए और मास्टर जी सिया को बहुत मानते भी थे, क्योंकि सिया उनके स्कूल की बहुत अच्छी विद्यार्थी थी। लेकिन उसने 9वीं के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसकी चाची उससे घर के काम करवाती थी। फिर मास्टर जी बोले, चलो बेटा मेरे साथ मेरे घर, वहाँ पर तुम्हें अच्छा लगेगा। सिया, नहीं मास्टर जी, मैं बहुत मनहूस हूँ। पैदा होते माँ बाप का साय हट गया और फिर चाची को भी मेरी वजह से बहुत दुख हुआ। मास्टर जी सिया के सर पे हाथ रखकर बोले, चलो मेरे साथ सब ठीक होगा। फिर सिया मना नहीं कर पाई और मास्टर जी के साथ चली गई। वहाँ जाने के बाद मास्टर जी की पत्नी सुनीता ने सिया का स्वागत किया। मास्टर जी ने सुनीता को सब बताया और सिया का ख्याल रखने को कहा। सुनीता भी सिया को देखकर बहुत खुश हुई और उसकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रही थी। कुछ समय बाद मास्टर जी का पूरा परिवार रात के खाने के लिए एक साथ मिला। तभी सुनीता ने सिया को पूरे परिवार से मिलवाया। मास्टर जी के 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे का नाम सुमेश और बीच वाले बेटे का नाम रणवीर और उसकी पत्नी संजना और छोटे बेटे का नाम विजय और उसकी पत्नी सोनम और बेटी का नाम रिद्धि था। और घर में मास्टर जी की माँ भी थी और पिताजी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। सबने सिया का स्वागत अच्छे से किया, लेकिन संजना और सोनम को सिया को देखकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सिया उनसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सिया की खूबसूरती उन दोनों की आंखों में चुभने लगी थी। सबने खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन सुमित को खाने के बाद बाहर टहलने की आदत थी, इसीलिए वो बाहर टहलने निकल गया। तभी सुनीता सिया के पास आई और बोली, मेरे दोनों बेटों की शादी हो गई है, लेकिन मुझे अपने बड़े बेटे की चिंता लगी रहती है। वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन जब उस लड़की ने इसे शादी करने को कहा तो ये अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहता था और उस लड़की की शादी हो गई। अब ये शादी भी नहीं करना चाहता, पढ़ाई से डॉक्टर
डॉक्टर तो बन गया, लेकिन इसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं हुई है। अकेला कैसे रह पाएगा पूरी ज़िंदगी, यही सोचती हूँ। ये कहते हुए सुनीता वहाँ से चली गई और सिया भी फिर मेहमान वाले कमरे में चली गई। देखते देखते 1 महीना बीत गया। अब सबको सिया की आदत हो गई थी। सिया ने घर में सबकी मदद करनी शुरू कर दी थी। हर इंसान की ज़रूरत सिया बन गई थी उस घर में। खासकर सुनीता को तो बहुत आराम मिला था सिया के वहाँ रहने से, और सिया सुमित की सारी ज़रूरतों का ध्यान उसके बिना बोले ही रखने लगी थी। घर में सबको पता भी नहीं चला कि कब सिया उन लोगों के लिए इतनी ज़रूरत बन गई थी। रिद्धि की तो बहुत अच्छी मित्र भी बन गई थी। तभी महिला मोर्चा से कुछ लोग आए और मास्टर जी से बोले, हमें पता चला है कि एक लड़की आपके घर पर रह रही है और आपने उसे अडॉप्ट भी नहीं किया है, इसीलिए उसे हमारे साथ आने की इजाज़त दे दीजिए। मास्टर जी और उनके परिवार के बार बार मना करने के बावजूद वो लोग नहीं मान रही थी। फिर सुनीता ने सुमित से कहा, यह अकेली बच्ची को और ना जाने कितने दुख झेलने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहती कि अब ये कहीं और जाए, इसीलिए तुम इससे शादी करके अपना नाम दो सुमित। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? आपको पता है वो मुझसे उम्र में कितनी छोटी है और मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन सुनीता ने फिर सुमित को अपनी कसम दी और वहीं उसी समय सबके सामने सुमित ने सिया के मांग में सिंदूर डाला और सिया को अपना बनाया। ये देखकर सिया को अपने साथ ले जाने वाले लोग वापस चले गए और पूरा परिवार सुमित की शादी से खुश था। लेकिन संजना और सोनम बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उन महिला मोर्चा वाले लोगों को उन दोनों ने ही बुलाया था, क्योंकि वो सिया को अपने घर से भगाना चाहती थी। सारे लोग घर के अंदर आए और सुमित के छोटे भाई रणवीर और विजय और बहन रिद्धि सब शादी की खुशी में एक फंक्शन रखने को बोल रहे थे। तभी सुमित ने मना कर दिया और बोला, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जब लोगों को पता चलेगा कि सिया की उम्र सिर्फ 19 वर्ष है और मेरी 40 वर्ष, तो लोग मजाक ही उड़ाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरा मजाक बनाया जाए। सारे लोग बोलेंगे कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर होकर ये किया मैंने। सारे लोग सुमित की बात सुनकर चुप हो गए। फिर सुमित वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। बाद में रिद्धि और सुनीता ने सिया को भी सुमित के कमरे में भेज दिया। वैसे तो सिया सुमित के कमरे में पहले भी जा चुकी थी, लेकिन अब उसे उस कमरे में बहुत अलग लग रहा था। वहां चुपचाप खड़ी सिया की आहट सुनकर सुमित बोला, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सहमी हुई सिया लड़खड़ाती आवाज में बोली, जी वो रिद्धि और माँ ने मुझे यहाँ। सुमित पिछले 1 महीने में आज तक सिया का चेहरा नहीं देखा था। वो जब भी सिया से कुछ बोलता था तो बिना उसे देखे, और उस दिन भी यही हुआ। सुमित सिया को बिना देखे ही बोला, ये माँ भी ना। सिया, मैं तुमसे शादी सिर्फ तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए किया हूँ और मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। और हाँ, तुम्हें यहाँ रुकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर परिवार वाले यहाँ मेरे कमरे में रहने को बोल रहे हैं तो तुम एक काम करो, वहाँ सोफे पर सो जाया करना, लेकिन मेरी कोई भी चीज़ों को हाथ मत लगाना, समझी? सिया जी। फिर सिया वहीं एक तकिया और एक चादर लेकर सोफे पर सो गई। बाहर खड़ी रिद्धि और सुनीता इंतजार कर रही थी, लेकिन जब बहुत समय हो गया तो वो दोनों खुश हो गई कि सुमित ने सिया को रूम के अंदर रख लिया। अगले दिन सुबह सुमित, माँ कहाँ है आप? माँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, नाश्ता बन गया है तो जल्दी दे दो, वैसे मुझे बहुत लेट हो रहा है। सुनीता, हाँ बेटा बस लाती हूँ। विजय, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ लेकिन मेरे जूते नहीं मिल रहे। सुनीता, हाँ बेटा आई। रिद्धि, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, प्लीज़ मेरी लाल रंग वाली चुन्नी ढूंढ दो। सुनीता, हाँ बेटा अभी आई। ये सब देखकर सुमित वहाँ से जाने लगा और बोला, माँ आप सबको देखो, मैं बाहर नाश्ता कर लूँगा। तभी पीछे से भागती हुई सिया आई और सुमित का पीछे से हाथ पकड़ते बोली, लीजिए आपका नाश्ता तैयार है, बैठ जाइए। सुमित ने अपनी नज़र थोड़ा नीचे की तो उसने देखा कि एक खूबसूरत सा हाथ जिसमें लाल रंग की कांच की चूड़ी हैं और वो उसके हाथों में बहुत खूबसूरत लग रही है। फिर सुमित वहाँ चुपचाप बैठ गया और नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद सुमित फिर उठकर जाने लगा। तभी सुनीता ने पीछे से आवाज़ दी, बेटा सुनो, तुम अपने साथ सिया को भी ले जाओ। सुमित, सिया को क्यों? सुनीता, सिया के पास सारे पुराने कपड़े हैं, तुम उसे कुछ अच्छे कपड़े दिला
ला दो और कुछ सजने संवरने की चीज़ें, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई है ना, तो पुराने कपड़े अच्छे नहीं लगते। आज तो संजना ने अपने कपड़े दिए हैं उसको पहनने को, लेकिन रोज़ किसी और के कपड़े अच्छा लगता है क्या? सुमित, लेकिन माँ मैं हॉस्पिटल। सुनीता फिर वहाँ से चली गई और सिया को सुमित के साथ जाने के लिए भेज दिया। सिया फिर बाहर सुमित की गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। सुमित को माँ पे बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ में सिया पर भी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सिया को अपने साथ ले गया। लेकिन सुमित ने सिया को पीछे बैठने को कहा। हॉस्पिटल पहुंचते ही सुमित बोला, तुम कुछ समय गाड़ी में ही रहना, मैं थोड़ा सा काम है वो करके आता हूँ। सिया जी। सुमित कुछ समय बाद अपना काम खत्म करके बाहर गाड़ी के पास आया तो उसकी नज़र सिया पे गई, जो खिड़की पे अपना सिर टिकाकर सो रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें और पंखुड़ी से होठ और गुलाबी चेहरा और उसके लाल रंग की वो साड़ी उस पे बहुत अच्छी लग रही थी। सुमित तो बस उसे देखता रह गया। बहुत समय तक सुमित उसे देखता रहा। फिर एक मांगने वाला आया और सुमित से कुछ खाने को मांगने लगा कि तभी सिया की नींद खुल गई और वो भी सुमित को देखने लगी। सुमित ने अपने पॉकेट से कुछ पैसे उस आदमी को दे दिए। वैसे सुमित भी कुछ कम नहीं दिखता था। उसे देखकर कोई भी उसके उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता था। उसका गोरा रंग और 6.1 इंच की लंबाई कोई हीरो से कम नहीं दिखता था। फिर सुमित गाड़ी में बैठ गया और सिया को शॉपिंग मॉल लेकर गया। सुमित, चलो उतरो, मॉल आ गया है। जी। सुमित बोला, अरे सिया मैं तुमसे बोल रहा हूँ, चलो उतरो, मॉल आ गया है। सिया, हमें नहीं जाना है और हमें कुछ खरीदना भी नहीं है। सुमित ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और सिया से बोला, फिर आई क्यों हो? माँ को नहीं बोल सकती थी कि नहीं जाना है? सिया ने धीरे से फुसफुसाते ही कहा, हाँ तो हम कौन सा अपनी खुशी से आपके साथ आए हैं? सुमित ने सिया की कई बात सुन ली, फिर भी उसने बोला, क्या बोला तुमने? जरा फिर से बोला। सिया, कुछ नहीं बोला है हमने। ये बोलकर वो गाड़ी से बाहर आ गई और बोली, चलिए ठीक है। सुमित उस समय भी सिया के ठीक सामने ही खड़ा था, इसीलिए दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा गई और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर सुमित ने अपनी नज़रें हटाई और आगे चला गया। सिया वहीं खड़ी है सोचने लगी कि सुमित ने आज पहली बार उसे देखा। तभी सुमित ने गुस्से से आवाज़ लगाई, अब चलोगी या उठाकर ले जाना होगा? सिया सुमित की आवाज़ सुनकर दौड़कर सुमित के पास आ गई। फिर दोनों मॉल के अंदर गए और सुमित ने सिया को कपड़े और बाकी का सामान दिलवाया और फिर दोनों घर की तरफ ही आ रहे थे कि तभी बीच में एक चाट वाला ठेला देखा और सिया को रहा नहीं गया और उसने जोर से चिल्लाया, चाट। ये सुनकर सुमित ने गाड़ी रोकी और पीछे देखकर बोला, क्या? सिया नरम आवाज़ में बोली, नहीं कुछ नहीं। फिर सुमित गाड़ी से उतर गया और सिया को बोला, चलो उतरो नीचे। सिया सहमी हुई बाहर आई और बोली, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, क्योंकि मेरे चाचा जी हमेशा स्कूल जाते टाइम चाची जी से छिपाकर चाट खाने के लिए पैसे दिया करते थे। ये बोलते बोलते सिया की आंखों में आंसू आ गए और सिया अपने आंसू छिपाते बोली, हमें चलना चाहिए घर पे, माँ इंतजार कर रही होगी। सुमित बस उसे ही देखे जा रहा था। फिर सुमित बिना कुछ बोले ही चाट वाले के पास गया और वहाँ से एक प्लेट चाट लेकर आया और सिया के हाथों में देते बोला, अगर आगे भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो तो तुम मुझे कह देना, मैं ले आया करूँगा। उस वक्त सिया को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने सुमित की आवाज़ में अपनापन महसूस किया। फिर सब भूलकर सिया अपने चाट का आनंद लेने लगी। उसी बीच सिया ने एक बार सुमित से पूछा, आपने अपने लिए नहीं लिया, क्या आप खाएंगे मेरे साथ? सुमित, नहीं मुझे पसंद नहीं है, तुम ही खाओ। फिर सिया ने खुशी खुशी अपना चाट खत्म किया और सुमित बस उसे ऐसे बच्चों की तरह खाता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर सिया अपनी जगह पर आकर बैठ गई और सुमित भी अपनी जगह पर बैठ गया। फिर दोनों घर गए और सिया ने सारा सामान सुनीता और रिद्धि को दिखाया। वहीं खड़ी संजना और सोनम को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। संजना और सोनम वैसे भी सिया से बहुत ही ज़्यादा जलती थी। संजना ने गुस्से में सोनम की तरफ देखकर बोला, देखो आज एक नौकरानी यहाँ की मालकिन बन गई है और हमारी जेठानी भी। सोनम, कुछ तो करना पड़ेगा वरना घर में सब उसी की गुणगान करते रहेंगे। संजना, हाँ वो भी जल्दी। फिर सुनीता ने सिया को अपना सारा सामान लेकर अंदर अपने कमरे में जाने को कहा। तभी सिया अपना सामान लेकर सुमित के कमरे में गई। ये देखकर सुमित सिया के ठीक सामने खड़ा हो गया
और सिया की लंबाई छोटी होने के कारण सिया को अपनी नीची नज़रों से ऊपर सुमित को देखने लगी। तभी सुमित ने कहा, क्या है ये सब? मैंने कहा था ना कि इस कमरे में मैंने तुम्हें सिर्फ सोफे पर सोने की इजाज़त दी है, ना कि इस कमरे में तुम्हें हिस्सा दिया है जो तुम अपना सारा सामान लेकर मेरे कमरे में आ गई। सिया भी इस बार चुप नहीं रही और बोली, तो हम कहाँ जाए? माँ ने कहा, हम आपके कमरे में जाए, और अब आप बोल रहे हैं यहाँ से जाओ, फिर हम कहाँ जाएं? आप ही बताइए। और हमारी आपसे शादी हुई है तो उस हिसाब से हम आपकी पत्नी हुए ना। सुमित फिर वहाँ से हटकर दूर हुआ और अपनी नज़रें हटाते बोला, जहाँ तुम्हारा मन वहाँ जाओ, बस यहाँ मेरे कमरे में से जाओ। और वैसे भी मैंने कोई खुशी से तुमसे शादी नहीं की है, ज़बरदस्ती माँ ने करवाई है, और कानूनी तौर पर तो हम पति पत्नी हैं भी नहीं। ये सुनकर सिया को बहुत दुख हुआ और सिया अपना सामान सोफे पर रखते बोली, ठीक है, लेकिन ये सोफे पर रहने की इजाज़त तो आपने ही दी है ना, तो मैं अपना सामान यहाँ इस सोफे पर रख रही हूँ। ये बोलकर सिया वहाँ से बाहर चली गई। सिया के दिमाग से सुमित की कई बात बाहर नहीं निकल रही थी। सिया को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि सुमित की बातों का आखिर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। फिर देखते देखते शाम हो गई। सब लोग अपने काम से घर आ चुके थे और अब रात के खाने की तैयारी चल रही थी। तभी सिया सुनीता के पास गई और बोली, लाइए माँ, हम आपकी मदद करते हैं। सुनीता मुस्कुराई और सिया से बोली, हाँ आओ, तुमने अपने सामान अच्छे से रख लिया ना? सिया ने मन ही मन सोचा, कैसे रखूं? ये सुमित जी ने तो हमें कमरे से निकालने की बात करते रहते हैं। अब ये बातें माँ को बताऊंगी तो उन्हें बुरा ही लगेगा। सिया को ऐसे चुप देखकर सुनीता जी ने फिर पूछा, सिया क्या हुआ? कुछ बात है तो मुझे बताओ, तुम चुप क्यों खड़ी हो? क्या सोच रही हो? सिया, नहीं माँ, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ और सामान भी मैंने रख दिया है। फिर दोनों मिलकर खाना बनाने लगी। कुछ समय बाद सब खाने के लिए नीचे आए और खाने की टेबल पर बैठे। सिया और सुनीता और रिद्धि सबको खाना परोसने लगी। तभी सोनम और संजना आई और सबको दिखाते बोली, माँ और रिद्धि, आप दोनों खाने के लिए बैठ जाइए, खाना हम तीनों बहुएं परोस देंगे। सुनीता मुस्कुराई और बोली, ठीक है। फिर सबको तीनों ने खाना दिया और सबने खाना शुरू किया। जैसे ही सबने खीर खाए तो सबसे पहले सुमित का सबसे छोटा भाई विजय बोला, वाह माँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, क्या खीर बनाई है तुमने? तभी पीछे से सुमित का मझला भाई रणवीर बोला, हाँ बिल्कुल सही कहा। तभी सुनीता मुस्कुराई और बोली, खीर मैंने नहीं, सिया ने बनाई है। वैसे तो सिया खाना पहले भी बना चुकी है, लेकिन शादी के बाद इसने पहली बार बनाया है, तो मैंने इसीलिए से खीर बनाने को कहा था। तभी रिद्धि मजाक करते बोली, फिर तो अब सबको तोहफा देना होगा। तभी सुमित के दोनों भाई बोले, हाँ बिल्कुल मिलेगा, नेक है तो मिलेगा ही। सबसे पहले मास्टर जी खाना खाने के बाद उठे और सिया के सर पे हाथ रखते बोले, बेटा कुछ ला नहीं पाया मैं, माफ़ करना। सिया उनको रोकते बोली, पिताजी आपने अपना हाथ दिया मेरे सर पे, और कुछ नहीं चाहिए हमें। फिर सिया की बातों पर मास्टर जी मुस्कुराए और सुनीता के तरफ देखते बोले। तो फिर सुनीता वह उठकर मास्टर जी के साथ खड़ी हुई और सिया के हाथों में सोने के कंगन देते बोली, ये मैंने अपनी बड़ी बहू के लिए बनवाए थे। उसके बाद रणवीर बोला, माँ हटिए, अब हम वह लाइन में लगे हैं। सुनीता, लेकिन तुम सब तो सुमित से छोटे हो, और रिद्धि तुम भी लाइन में खड़ी हो। रणवीर, वो सब कुछ नहीं होता है, हम सिया से तो उम्र में बहुत बड़े हैं और सिया रिद्धि से भी छोटी है, तो उसे तोहफा तो मिलना ही चाहिए। चलिए हटिए जल्दी। तभी सुनीता जी और मास्टर जी दोनों मुस्कुराते हुए साइड हो गए। फिर रणवीर ने संजना को बुलाया और बोला, संजू अपनी ये रिंग उतार कर दो। संजना अपनी रिंग नहीं देना चाहती थी, लेकिन रणवीर के बोलने पर संजना को अपनी रिंग उतार कर देनी पड़ी। उसके बाद विजय ने वह सोनम की चैन सिया को दिलवा दी। फिर रिद्धि की बारी आई तो उसने एक नई हाथों में पहनने वाली घड़ी गिफ्ट की और बोली, भाभी ये मैं वैसे भी आपको देने के लिए लाई थी। उसके बाद सब जाने लगे तो रिद्धि ने सबको रोकते बोला, एक मिनट रुक जाइए, सुमित भैया भी तो देंगे ना। सब रुक गए और सुमित की तरफ देखने लगे। तभी सुमित ने देखा कि सबकी
की नज़रें उसका इंतजार कर रही हैं। फिर सुमित बोला, मैं कुछ लेकर नहीं आया और मेरे पास कुछ है भी नहीं, और ये फालतू चीज़ों में मुझे मत बोला करो आप सब। ये बोलकर सुमित वहाँ से चला गया और संजना ये देखकर मुस्कुरा रही थी कि तभी रणवीर की नज़र संजना पर गई और वो उसके पास जाकर धीरे से बोला, जो तुम चाहती हो ना वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, समझी। उसके बाद सब लोग वहाँ से चले गए और संजना भी वहाँ से गुस्से में चले गई। फिर वहाँ पर सुनीता और सिया बच गए। सुनीता सिया के पास आई और बोली, तुम सुमित की बातों का बुरा मत मानना बेटा, वो तो बस कुछ लाया नहीं इसीलिए। तभी सिया बोली, नहीं माँ, हमें बुरा नहीं लगा, वैसे भी सुमित जी हमसे शादी नहीं करना चाहते थे। ये बोलने के बाद सिया वहाँ से चली गई और फिर सुनीता भी अपने कमरे में चली गई। सिया कमरे में गई तो उसने देखा कि सुमित की किताबें नीचे ज़मीन पे गिरी हुई हैं। फिर सिया सारी किताबों को जल्दी जल्दी उठाकर ऊपर टेबल पर रखने लगी। तभी कमरे में सुमित आया और सिया पे ऊंची आवाज़ में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किताबों को हाथ लगाने की? पागल हो क्या? या फिर मेरी कही बात समझ में नहीं आई थी तुम्हें? कितनी बार बोलूँ कि कमरे में किसी चीज़ को हाथ मत लगाना? सिया, वो मैं तो बस। लेकिन सुमित सिया की एक बात नहीं सुन रहा था और उसे डांटे जा रहा था। उसके बाद सुमित ने गुस्से में कहा, बस अब बहुत हो गया, जाओ तुम अब बालकनी में सो जाकर। ये सुनकर सिया अपनी चादर और तकिया उठाने लगी। तभी सुमित उसके सामने आया और उसके हाथों से दोनों चीज़ें लेते बोला, इन दोनों के बिना ही जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, या फिर इस कमरे के बाहर जाओ। सिया, लेकिन बालकनी में ठंड लगेगी। सुमित, तो इस कमरे से चली जाओ ना। सिया भी थोड़ी जिद्दी थी और कमरे से जाने के बाद सुनीता को दुख लगेगा, ये सोचकर सिया बालकनी में चली गई। अगले दिन सुबह हुई। सुमित और उसके परिवार वाले हमेशा की तरह तैयार होकर नीचे खाने की टेबल पर आ चुके थे। सब लोग सिया को ढूंढ रहे थे क्योंकि सिया के बगैर बहुत लोगों को अपनी चीज़ें समय पर नहीं मिल रही थी। तभी सिया चीखते हुए नीचे आई। उसको देखकर सुनीता उसके पास गई और उसको छूकर देखी तो पता चला कि उसको सर्दी और बुखार है। तभी सुनीता ने सिया को खाने की टेबल पर बिठाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब कैसे हो गई? खैर सुमित, तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ और तुम्हारे हॉस्पिटल में ये बुखार के डॉक्टर के पास दिखवा देना। पता नहीं कैसे तबीयत खराब हो गई बच्ची की। सिया, माँ मैं ठीक हो जाऊंगी। सुनीता, चुप रहो तुम अब। तभी रिद्धि बोली, भैया वो रात को मैंने आपकी किताब ली थी क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, तभी आपकी किताबें नीचे गिर गई थी, मुझे माफ़ कर देना, मैं जल्दी जल्दी में उसको उठा नहीं पाई। ये बात सुनते ही सिया सुमित की तरफ देखने लगी और सुमित अपना सर नीचे करते बोला, कोई बात नहीं। उसके बाद सब अपने अपने काम के लिए निकल गए और सिया और सुमित भी एक साथ घर से निकल गए। तभी सोनम बोली, भाभी ये दोनों के बीच प्यार तो नहीं होने लगा? तभी संजना मुस्कुराई और बोली, कभी ऐसा नहीं होगा। सुमित इतना पढ़ा लिखा और एक सर्जन है और ये एक गंवार, दोनों में जमीन आसमान का फ़र्क है। प्यार कभी नहीं हो सकता और हमें अब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम देखना ये दोनों अपने आप ही अलग हो जाएंगे। वहाँ सुमित और सिया चुपचाप गाड़ी में बैठकर जा रहे थे और इस बार सिया सुमित के साथ आगे में बैठी थी और सुमित ने मना भी नहीं किया था, लेकिन सिया बार बार छींके जा रही थी। सुमित, सिया क्या तुम चाय पियोगी? सिया, नहीं। सुमित, तुम्हारी छींक रुक जाएगी थोड़े समय के लिए। सिया को सुमित का बार बार बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। सिया ने गुस्से में कहा, गाड़ी रोकिए। सुमित, क्यों? सिया, क्योंकि मैंने कहा है रोकिए, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगी गाड़ी से कूदकर। ये सुनकर सुमित ने गाड़ी रोक दी। फिर सिया नीचे उतर गई और पैदल जाने लगी। तभी गाड़ी साइड में खड़ी करके सुमित उसके पीछे आया और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, सिया ये क्या पागलपन है? ये सुनकर सिया को और गुस्सा आ गया और सिया बोली, आपने जो कल रात मेरे साथ किया वो क्या था? क्या वो पागलपन नहीं था? ठंड में हमें आपने बाहर सोने को कहा, वो भी क्यों? क्योंकि मैंने आपकी मदद की, आपकी किताबें ऊपर रखी। सुमित उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिया चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और बोली, आपने हमें अनपढ़ कहा, आप एक सर्जन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सबका मजाक बनाने का लाइसेंस मिल गया है और हमने भी 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, समझिए आप। सुमित सिया की हंसी उड़ाते कहा, ओह हाँ बिल्कुल समझ गया, तुमने तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, वाह क्या बात है। सिया गुस्से में थी और बोली, हाँ बिल्कुल, और आपको लगता है कि आपको अनपढ़ बीवी मिली है, लेकिन मुझे कौन से
आपको ही हीरो मिल गए हैं, आप भी तो बूढ़े हैं। सुमित, क्या तुमने मुझे बूढ़ा कहा? सिया, हाँ कहा। क्या करेंगे आप? तभी वहाँ से जाता हुआ एक लड़का बोला, इसीलिए शादी नहीं करनी चाहिए, कहीं भी बीवियाँ शुरू हो जाती हैं। सुमित, हाँ सही बोला भाई, तुम बिल्कुल भी शादी मत करना, क्योंकि बीवियाँ ऐसी खतरनाक होती हैं। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी सिया की तरफ से एक कार जा रही थी और सुमित ने सिया को बचाने के लिए उसे अपनी ओर खींचा। सिया की आंखें बंद हो गई थी। सुमित गाड़ी वाले को पीछे से चिल्लाकर बोला, पागल है क्या, देखकर नहीं चल सकता? फिर उसकी नज़र सिया पर गई, जो डर से अपनी आंखें बंद करके सुमित के शर्ट को जोर से पकड़ कर रखी थी। सुमित उसे बड़े प्यार से देखने लगा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उतने में सिया ने अपनी आंखें खोली और बोली, हाय, मैं बच गई। फिर उसने देखा कि वो सुमित की बाहों में है। ये देखकर सिया सुमित से दूर खड़ी हो गई और दोनों ने अपनी नज़रें एक दूसरे की तरफ से हटा ली। फिर सुमित ने सिया को हाथ पकड़ा और उसे कार में बिठाने के लिए ले जाने लगा और सिया बस सुमित को देखे जा रही थी। फिर सुमित ने सिया को अपनी सीट पे बिठाया और खुद गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाते ही सुमित ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बोला, चलो बाहर आओ जल्दी से। सिया, नहीं हम नहीं आएंगे और हमें इलाज भी नहीं करवाना है। सुमित, ठीक है तो माँ को बता दो, मैं फ़ोन लगा देता हूँ। ये कहने के बाद सुमित अपना फ़ोन निकालने लगा। तभी सिया ने रोकते हुए कहा, रुकिए, हम चल रहे हैं, माँ को फ़ोन मत लगाइए। उसके बाद सुमित ने फ़ोन को अपनी जेब में रखा और चुपचाप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। साथ साथ सिया भी उसके पीछे गुस्से में सुमित को देखते हुए उसके पीछे पीछे गई। अंदर जाते वक्त सुमित ने सिया से कहा, चाहे कुछ भी हो, तुम यहाँ किसी को मत बताना कि हमारी शादी हो गई है और तुम मेरी पत्नी हो। सिया, हाँ जानते हैं कि आप हमें अपनी पत्नी नहीं मानते और गंवार भी मानते हैं हमें। अपनी पत्नी बताते हुए आपको शर्म आती होगी, हम समझ सकते हैं। उतने में वहाँ एक जूनियर डॉक्टर आई और सुमित को गुड मॉर्निंग बोलने के बाद वो सिया को देखने लगी। उसको ऐसे देखता हुआ देखकर सुमित खुद बोल पड़ा, ये हमारी मेहमान है और इसकी तबीयत खराब हो गई है, तो जाओ इसको प्रियंका मैम के पास लेकर जाओ और इसका बुखार लगा है तो उनको देख लेने को बोलना। उसके बाद सुमित वहाँ से चला गया। फिर वो डॉक्टर बोली, मेरा नाम नमिता है और मैं अभी यहाँ जूनियर डॉक्टर हूँ। सिया मुस्कुराई और बोली, जी मेरा नाम सिया है और मैं। उसके बाद सिया हकलाते बोली, मैं वो बस। उतने में नमिता ने कहा, सिया वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको देखकर मेरी नज़रें तो हट ही नहीं रही। आपने सिंदूर और मंगलसूत्र पहना हुआ है, मतलब आपकी शादी हो चुकी है। सिया उदास हो गई थी, उसके मन में बहुत सी चीज़ें चल रही थी। फिर सिया ने नमिता की तरफ देखा और बोली, जी हमारी शादी हो गई है। नमिता, फिर तो आपके पति की नज़र ही नहीं हटती होगी आपसे। हाय, कितना प्यार करते होंगे वो आपसे। ये सुनकर सिया दूर खड़े सुमित की तरफ देखकर बोली, हर चीज़ जितनी अच्छी लगती है उतनी अच्छी होती नहीं है और सुंदर आप भी हो। आप पढ़ी लिखी, खुद के पैरों पर खड़ी, एक आत्मनिर्भर लड़की हो और ये भी बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन आगे जाने के लिए आपको अपने काम पे ध्यान देना होगा, वरना आपको डांट पड़ सकती है, क्योंकि आप बहुत समय से हमसे बातें किए जा रही हैं। नमिता, हाँ सही कहा आपने, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ, हमेशा बात करने लग जाती हूँ। चलिए प्रियंका मैम के पास लेकर चलती हूँ आपको। सिया जी, रास्ते में जाते वक्त भी नमिता कुछ ना कुछ बोलती जा रही थी। उसी बीच उसने कहा, पता है क्या आपको, पूरे हॉस्पिटल में सुमित सर की सबसे फेवरेट प्रियंका मैम ही है, सर की बेस्ट फ्रेंड। सब तो बोलते हैं कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि दोनों ने शादी नहीं की है। ये सुनते ही सिया के पैर रुक गए और फिर सिया कहीं खो सी गई। फिर नमिता ने सिया को कहा, क्या हुआ, चलो ना। सिया फिर नमिता के पीछे पीछे प्रियंका के कैबिन तक पहुंच गई। वहां जाने के बाद नमिता ने कहा, लो हम पहुंच गए। बहुत खड़ूस है प्रियंका मैम, जो भी मैंने बोला उनके सामने भूल कर भी नहीं बोलिएगा। फिर दोनों अंदर गए। वहाँ सिया ने देखा कि एक बहुत ही स्मार्ट सी लड़की बैठी है, जिसकी उम्र सुमित के ही लगभग होगी। वो देखते ही समझ गई कि वो प्रियंका ही है। फिर नमिता ने कहा, प्रियंका मैम ये सुमित सर के साथ आई हैं और सर ने कहा है
कि इनकी तबीयत खराब है और इन्हें आप देख लो। प्रियंका ने पूछा, सुमित की कौन है आप? नमिता, ये उनकी मेहमान है। कितनी खूबसूरत है ना? प्रियंका, नमिता अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर नमिता चुप होकर वहाँ से चली गई। फिर प्रियंका ने सिया को बैठने को कहा और उसका चेकअप किया। उतने में वहाँ सुमेध आ गया। सुमेध ने आते ही कहा, प्रियंका तुमने देख लिया और दवाई भी दे देना। प्रियंका, हाँ सब कर दिया। अब तुम ले जा सकते हो अपने मेहमान को, ये 2 दिन में ठीक हो जाएगी। लगता है इन्होंने ठंडी चीज़ें खा ली थी। तभी सिया ने धीरे से कहा, हाँ ठंडी हवा खिलाया गया था। प्रियंका ने फिर से पूछा, कुछ कहा आपने? लेकिन सिया के नज़दीक खड़ा सुमित ने सब सुन लिया और फिर सुमित बोला, नहीं कुछ नहीं बोला इसने। फिर सुमित ने सिया को साथ चलने को कहा और तभी प्रियंका ने कहा, सुमित तुम कुछ भूल रहे हो। सुमित ने पूछा, क्या? प्रियंका, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है आज कौन सी तारीख है? सुमित, हाँ मुझे माफ़ करना, हैप्पी बर्थडे। उसके बाद सुमित ने प्रियंका को गले लगाया और बोला, मुझे माफ़ करना लेकिन काम के कारण। प्रियंका, कोई बात नहीं, लेकिन शाम को पार्टी में ज़रूर आना। सुमित, हाँ बिल्कुल। सिया ये सब देखते ही रही और कुछ नहीं बोली। फिर सुमित सिया के साथ प्रियंका को बाय बोलकर बाहर आ गया। फिर सिया भी उसके साथ उसके पीछे पीछे जा रही थी। कुछ समय बाद दोनों घर पहुंचे और वहां हॉल में बैठे सुमित की मां सुनीता ने पूछा, क्या हुआ सिया, तुम ठीक तो हो ना? सिया ने धीमी आवाज़ में हाँ कहा और अपने कमरे की तरफ चली गई। फिर सुमित की मां सुनीता ने सुमित से पूछा, क्या हुआ है सिया को, तूने डांटा क्या? सुमित, हद है, अब आपको अपने बेटे पे भी शक होने लगा है। मैं क्यों डांटूंगा उसको, पता नहीं क्या हुआ है। आते समय भी गाड़ी में बिल्कुल चुप थी। फिर सुनीता सुमित के कमरे में सिया को देखने के लिए जाने लगी। तभी सुमित ने कहा, अरे माँ वो बीमार है तो थक गई होगी, आप एक काम करो उसको आराम करने दो और मेरे लिए जाकर कुछ बना दो, भूख लगी है। ये वहाँ खड़ी संजना ने सुना और बोली, मैं बना देती हूँ कुछ खाने को, माँ आप आराम कीजिए। फिर सुमित अपने कमरे में कपड़े बदलने गया तो उसने देखा कि सिया सोफे पर सोने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको जगह नहीं हो रही थी क्योंकि उसके जो थोड़े सामान थे वो भी वहाँ सोफे पर ही रखे हुए थे। तभी सुमित ने सिया से कहा, सिया अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो अपना सामान अलमारी में एक साइड में खाली करवा देता हूँ, तुम उसमें रख दो। सिया को सुमित की आवाज़ सुनकर ही गुस्सा आ गया था और उसने गुस्से में कहा, क्यों, मैं हूँ कौन आपकी जो इतना मेहरबान हो रहे हो, और हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। वैसे भी हमें परेशानियों से लड़ने की आदत है, बचपन से ही यही हालत है हमारी, ना पढ़ने मिला, ना ही अच्छा खाना और ना ही परिवार का प्यार। ये कहने के बाद सिया ने चादर से अपना चेहरा छिपा लिया। सुमित ये देख पा रहा था कि सिया रो रही है और ये देखकर सुमित बेचैन सा हो गया और वो वहाँ से बाहर गया। तभी हॉल में बैठी सुनीता ने सुमित को बुलाते बोली, कहाँ जा रहे हो? संजना ने तुम्हारे लिए तुम्हारा मन पसंदीदा शीरा बनाया है। लेकिन सुमित ने कुछ नहीं सुना और वहाँ से बाहर की ओर चला गया। सुमित के गए हुए कुछ 3 घंटे हो गए थे और दवाई खाने की वजह से सिया का बुखार भी अब कम हो गया था और वो बाहर हॉल में सुनीता और संजना और सोनम के साथ बैठी थी। कुछ समय बाद सुमित दरवाजे से अंदर आया और उसे देखकर सब खड़े हो गए क्योंकि सुमित के साथ 4 आदमी और थे और वे एक अलमारी लेकर खड़े थे। सुनीता, सुमित ये क्या है, क्यों लाए हो तुम? सुमित सिया की तरफ देखते बोला, शादी के बाद हमें सामान रखने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए ये मैंने सिया के लिए लाया हूँ। ये सुनकर सुनीता मुस्कुरा उठी और उन आदमियों को कमरा दिखाते बोली, उस कमरे में लेकर जाओ। तभी वहाँ खड़ी सोनम संजना के पीछे गई और बोली, दीदी ये सुमित भैया तो प्यार में पड़ गए हैं लगता है, देखो पहले सामान और अब ये अलमारी। संजना ने धीरे से मुस्कुराया और बोली, ये तो सुमित अपनी अलमारी में उसके कपड़े नहीं रखना चाहता इसीलिए लेकर आया है, वरना वो इस लड़की से कभी प्यार नहीं करेगा। संजना, सुमित मैंने आपके लिए शीरा बनाया है, आइए मैं निकाल कर लाती हूँ। तभी वहाँ रणवीर आ गया और बोला, वाह शीरा तो मुझे भी पसंद है, तो मेरे लिए भी लाना। संजना फिर बिना कुछ बोले शीरा लेने चली गई। रणवीर के पीछे विजय भी घर आया और बोला, सोनम जब पानी वगैरह लेकर आओ, आज बहुत थक गया हूँ। सोनम, हाँ भी लाई। रणवीर,
अगर तू एक खबर सुनेगा तो फ्रेश हो जाएगा। विजय अच्छा क्या भैया? तो दरवाजे से आते हुए रिद्धि ने भी पूछा। क्या भैया मुझे भी बता। रणवीर आज भैया भाभी के लिए अलमारी लाए हैं क्योंकि उनको सामान रखने में दिक्कत हो रही थी। तीनों भाई बहन मिलकर सुमित की टांग खींचने लगे। वहाँ खड़ी सिया अपना सर नीचे करके उदास खड़ी थी और सुमित सिया को टेढ़ी नज़र से सबके बिना नज़र में आए देखे जा रहा था। फिर सब लोग वहाँ से अपने कमरे में चले गए और सिया और सुमित भी अपने कमरे में चले गए। फिर सुमित ने सिया को कहा, आप अपने कपड़े इसमें रख लो। सिया, नहीं हमें नहीं रखना है और आप हमें कुछ मत कहा कीजिए। ये सुनकर सुमित को गुस्सा आ गया और वो सिया के पास जाकर बोला, लाओ कपड़े मैं रख दूं। सिया सुमित और सामान के बीच खड़ी हो गई और बोली, नहीं आप मेरे सामान से दूर रहिए। फिर सुमित उसको एक नज़र से देखने लगा। ऐसे में सुमित को देखता हुआ देखकर सिया बोली, क्या देख रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं? सुमित बिना कुछ बोले मुस्कुराया और सिया को जबरदस्ती अपने गोद में उठा लिया। सिया उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, हमें नीचे उतारिए, ये सही नहीं कर रहे हैं आप। सुमित, चुप रहो वरना नीचे गिरा दूंगा। ये सुनकर सिया चुप हो गई। फिर सुमित ने सिया को अपने बेड पे बिठा दिया और उसका सारा सामान अलमारी में सजाने लगा। ये देखकर सिया को बहुत अच्छा लग रहा था और वो ऐसे चुपचाप देखे जा रही थी। सुमित, लो हो गया, तुम्हारा सारा सामान रख दिया मैंने। और फिर सुमित मुड़ कर देखा तो सिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। फिर सुमित उसके पास आया और बोला, चलो उठो यहाँ से। ये सुनते ही सिया को फिर से गुस्सा आ गया और वो सुमित को गुस्से से घूरने लगी। तभी सुमित फिर बोला, घूर क्यों रही हो, उठो। सिया वहाँ से उठ गई और धीमी आवाज में बोली, जब उठाना ही था तो बिठाया क्यों? फिर सुमित ने बीच में तकिया सजाया और बोला, सिया देखो, तकिए के उधर तुम सोना और तकिए के इधर मैं सो जाया करूँगा। ये सुनकर सिया देखते रह गई। उसने खुद को चिमटी काटी और सोचने लगी कि ये जादू कैसे हो गया। फिर सुमित उसके सामने आया और बोला, क्या सोच रही हो? अगर हम पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते तो एक दोस्त की तरह तो रह ही सकते हैं। ये सुनकर सिया सुमित के तरफ देखकर मुस्कुराई और अपना सर हामी धीरे से हिलाया। फिर दोनों कमरे के बाहर गए जहाँ पूरा परिवार बैठा था। वहाँ पर जाकर सुमित और सिया दोनों बैठ गए। तभी रणवीर बोला, पापा भैया की शादी के बाद पार्टी ही नहीं हुई है, बोलो उनको कि हम एक पार्टी कर ले, उनकी रिसेप्शन की। विजय ने भी हाँ बोला और साथ में रिद्धि और सोनम ने भी। तभी रणवीर संजना की तरफ देखकर बोला, संजना तुम भी तो यही चाहती हो ना कि रिसेप्शन पार्टी हो और लोग दोनों जोड़े को आशीर्वाद दे। संजना थोड़ा मुस्कुराई और अपना सर हाँ में हिलाया। कमरे में सिया और सुमित बातें कर रहे थे। सिया ने खुद को चिमटी काटी और सोचने लगी कि ये जादू कैसे हो गया। फिर सुमित उसके सामने आया और बोला, क्या सोच रही हो? अगर हम पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते तो एक दोस्त की तरह तो रह ही सकते हैं ना। ये सुनकर सिया सुमित के तरफ देखकर मुस्कुराई और अपना सर हाँ में धीरे से हिलाया। फिर दोनों कमरे के बाहर गए जहाँ पर पूरा परिवार बैठा था। वहाँ पर जाकर सुमित और सिया दोनों बैठ गए। तभी रणवीर बोला, पापा भैया की शादी के बाद पार्टी ही नहीं हुई है, बोलो उनको कि हम एक पार्टी कर ले उनके रिसेप्शन की। विजय ने भी हाँ बोला और साथ में रिद्धि और सोनम ने भी। तभी रणवीर संजना की तरफ देखकर बोला, संजना तुम भी तो ये चाहती हो ना कि रिसेप्शन पार्टी हो और लोग दोनों जोड़े को आशीर्वाद दे। संजना थोड़ा मुस्कुराई और अपना सर हाँ में हिलाया। तभी रिद्धि ने बोला, हाँ शायद संजना भाभी को अच्छा ना लगे क्योंकि इनका रिश्ता तो सुमित भैया के लिए ही आया था, लेकिन उनके मना करने के बाद रणवीर भैया से शादी हो गई। ये सुनते ही सब रिद्धि की तरफ देखने लगे और रणवीर अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था और सब रिद्धि को ये बात कहने के लिए डांटने लगे। संजना भी वहाँ ये सुनकर शर्मिंदा महसूस करने लगी। वहाँ अगर सबसे ज़्यादा किसी को इस बात से झटका लगा तो वो सोनम थी, जिसको लगता था कि सिया गरीब है इसीलिए संजना उससे नफरत करती है। लेकिन ये बात जानने के बाद वो संजना का चेहरा देखे जा रही थी। फिर संजना वहाँ से उठकर चली गई और साथ में रणवीर भी उठकर बाहर चला गया। रिद्धि भी बहुत दुखी थी और सबसे माफ़ी मांग रही थी। उस समय सब उठकर अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन सुमित और सिया वहीं बैठे रहे। सुमित फिर सिया की तरफ बिना देखे ही उसको पूछा, क्या तुम्हें भी इस बात से बुरा लगा है? सिया, नहीं हमें क्यों बुरा लगेगा, और आप और हम पति पत्नी हैं भी नहीं।
फिर भी अभी अभी नहीं दोस्ती हुई है तो हमें क्या दिक्कत हो गई। ये कहने के बाद सिया भी वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। लेकिन शायद ये बात सुनकर सुमित को अच्छा नहीं लगा और वो सिया के तरफ तब तक देखता रहा जब तक सिया अपने कमरे में नहीं चली गई। फिर सुमित भी अपने कमरे में गया और तैयार होने लगा। सिया ने जब सुमित को तैयार होते देखा तो वो पूछने लगी, आप कहीं जा रही हैं? सुमित, हाँ, शाम का खाना मैं बाहर ही करूँगा, तो मत बनाना। सिया, ये माँ से बोलिए, हम आपकी पत्नी नहीं हैं। सुमित, ये इतनी छोटी सी बात है, ये क्या बोले जा रही हो? बोल देना तुम माँ से। सिया, ठीक है। सुमित फिर रेडी होकर चला गया। सिया वहीं बैठी रही। फिर कुछ समय बाद सिया सुनीता के पास गई और उसको बताया कि सुमित आज खाने पे नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो प्रियंका के यहाँ पार्टी में गया है। तभी सुनीता ने कहा, फिर तुम क्यों नहीं गई? तुम्हें भी तो जाना चाहिए था। सिया चुपचाप खड़ी थी और कुछ नहीं बोली। फिर कुछ समय बाद सारे परिवार ने साथ में बैठकर खाना खाया और सोने चले गए। सिया वहीं बैठकर सुमित का इंतजार करने लगी। सुनीता ने ये देखा कि सिया हॉल में बैठी है तो वो समझ गई कि सिया सुमित का इंतजार कर रही है। ये देखकर वो भी निश्चिंत होकर अपने कमरे में सोने चली गई। देखते देखते रात के 12 बज रहे थे। बैठे बैठे सिया की आंख लग गई थी, लेकिन गाड़ी की हॉर्न से उसकी नींद खुल गई और वो दरवाजे की तरफ भागी। उसने देखा कि सुमित बार बार गाड़ी से नीचे उतर रहा है और फिर बैठे जा रहा था और साथ में बार बार हॉर्न भी बजा रहा था। ये देखकर सिया भागी हुई गाड़ी के पास गई और धीरे से सुमित को डांटते बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हैं? दिखाई नहीं दे रहा आपको कि रात के 12 बज रहे हैं और घर पर सब सो रहे हैं? लेकिन सुमित कुछ नहीं सुन रहा था और वही चीज़ वो कर रहा था, बार बार उतर कर वापस बैठ जा रहा था। फिर सिया ने सुमित का हाथ पकड़ा और बोली, चलिए चुपचाप हमारे साथ अंदर, बहुत हो गया आपका। सुमित लड़खड़ाते आवाज में बोला, बहुत कहाँ, अभी तो सिर्फ एक ही बोतल खाली हुई है। जब सुमित ने मुंह खोला तो उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। सिया, आपने शराब पी है? आपको शर्म नहीं आती? एक डॉक्टर होकर आप ये सब कर रहे हैं और क्या सोचेंगे घर में सब? मम्मी के सामने भी आप ऐसे आते होंगे फिर तो। सुमित ने सिया के मुंह पे अपनी उंगली रखते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोला, जब बीवी है तो माँ को क्यों तकलीफ दूँ? और वैसे भी ये मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से पी है। सिया, हमारी वजह से कैसे? सुमित, क्योंकि तुम ना कितना बोलती हो यार। चुप रहो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुमको। ये कहने के बाद सुमित घर की तरफ लड़खड़ाते हुए जाने लगा। तभी कुछ दूर जाकर वो नीचे गिर गया। सिया ये देखकर दौड़कर उसके पास गई और बोली, कितना ड्रामा करते हैं आप। अब चुपचाप हम लेकर जाएंगे और आप हमारे साथ चलेंगे, समझे? ये सुनते सुमित बिना आंसू बहाए बच्चों की तरह रोने लगा। सिया, अब क्या हुआ? आप क्यों रोने का नाटक करके सबको जगा रहे हैं? क्या चाहते हैं कि आपकी बनी बनाई इज्जत एक पल में ख़त्म हो जाए? सुमित, तुम्हारी वजह से रो रहा हूँ। तुम कैसे डांटती हो मुझे? मम्मी से शिकायत करूँगा तुम्हारी। भला कोई पत्नी अपने पति को इतना डांटती है? सिया ये सुनकर हंसने लगी और बोली, लेकिन आप तो हमें अपनी पत्नी मानते भी नहीं। सुमित, तो तुम हंस रही हो? जाओ, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। सिया चुप होते बोली, अच्छा चलिए, नहीं हंसेंगे, अब तो कमरे में चलिए। सुमित फिर उठकर खड़ा हुआ और सिया के कंधे पे हाथ रखते बोला, हाँ चलो, अब तुम मेरी दोस्त हो तो तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी ना। सिया, आप प्रियंका की पार्टी में? सुमित रोकते बोला, नहीं नहीं, मैं प्रियंका की पार्टी में नहीं गया था, मैं तो अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने गया था। सिया को पता नहीं क्यों लेकिन ये सुनकर अच्छा लगा और फिर वो दोनों कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। फिर सिया सुमित के साथ अंदर जाने लगी। तभी सुमित सिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसको जोर से पकड़कर गले लगा लिया और बोला, सिया उधर मत जाओ, उधर खाई है, तुम गिर जाओगी और फिर मैं तुम्हें भी खो दूंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सिया को सुनकर अच्छा लगा कि सुमित उसे खोना तो नहीं चाहता, प्यार है या नहीं, लेकिन अब दोनों एक दूसरे की आदत जरूर हो गई थी। सिया बहुत समय तक सुमित को शांत करवाई और उसको बेड पर सुलाने के
बाद उसके बालों को सहलाने लगी और ऐसे करते करते वो भी बैठे बैठे वहीं सो गई। अगले दिन सुबह हुई और सुमित की आंख खुली और उसने देखा कि सिया वहीं बैठी बैठी सो गई है और सुमित का सर दर्द भी हो रहा है। उसको याद आया कि कल रात को अपने दोस्तों से मिलने गया था और उसने थोड़ी सी ड्रिंक की थी। फिर वो सिया की तरफ देखा और सोचने लगा कि शायद मेरी वजह से सिया को बहुत परेशानी हुई कल रात को, इसीलिए वो ऐसे बैठी बैठी सो गई। फिर सुमित सिया के पीछे तकिया लगाने लगा। तभी सिया की आंख खुली और सुमित को खड़ा देखकर वो उठकर खड़ी हो गई। सिया क्या क्या आप ठीक है? सुमित लंबी सांसें लेते हुए, हाँ मुझे क्या होगा? सुमित के जवाब से लग रहा था कि जैसे उसको कुछ याद ही नहीं है। सिया फिर वही सोचने लगी कि इनको कुछ याद कैसे नहीं है। फिर सुमित फ्रेश होने बाथरूम में चला गया और सिया वहीं बैठी रही। फिर सुमित बाहर आया और उसने सिर्फ टॉवल लपेट रखी थी। सिया उठी और गुस्से में बोली, सिर्फ आप इस कमरे में नहीं रहते हैं जो ऐसे घूमते रहते हैं, जल्दी से कुछ पहनिए। सुमित, इसमें क्या दिक्कत है? सिया, क्या मतलब है आपका? सुमित, कभी बीच पर जाकर देखा है? वहाँ लड़कियां भी ऐसे छोटे कपड़े पहनकर घूमती है। सिया, हमने फिल्मों में देखा है, तो बेहतर है कि आप मेरा दिमाग ना खाएं और जाकर कुछ पहन लीजिए और जाइए। हॉस्पिटल से फोन आ रहा है प्रियंका का। सुमित, अब तो फंस गया हूँ। ऊपर देखते हुए सुमित ने फिर कहा, औरतों के बीच क्यों फंसा दिया है हमको? ये वहाँ खड़ी सिया सुन रही थी और फिर बोली, क्या बोला आपने? मैं क्या परेशान करती हूँ आपको? सुमित, नहीं तो मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बोला, मैं तो वो प्रियंका। तभी हॉल से आवाज आई, सुमित बाहर आओ। सुमित और सिया ये सुनकर बाहर निकले तो दोनों ने देखा कि प्रियंका घर आई है और सुमित को आवाज लगा रही है और सारा परिवार भी वहाँ पर मौजूद है। प्रियंका सुमित के घर पर ही आ गई थी और बहुत देर से सुमित को आवाज लगा रही थी। फिर सुमित पर सिया दोनों प्रियंका के पास गए। सुमित प्रियंका के सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, सॉरी प्रियंका, वो मैं आने वाला था लेकिन मेरी कार खराब हो गई और मुझे वो राकेश कॉलेज वाला मिल गया तो वो लेकर चला गया। तुम तो जानती हो ना कि वो कितना जिद्दी है। प्रियंका गुस्से से उसे देख रही थी और सुनीता की तरफ देखकर बोली, आंटी देख रहे हो आप कैसे बहाने मार रहा है? मैं बात नहीं करूँगी आज से, रहना तुम अकेले। सुनीता मुस्कुराने लगी और सिया की तरफ देखकर बोली, दोनों बचपन के दोस्त हैं तो मस्ती मजाक करते रहते हैं। सिया कुछ नहीं बोली और प्रियंका फिर मुस्कुराने लगी। साथ में सुमित उसे गले मिलते बोला, सॉरी यार, अब नहीं होगा ऐसे, पक्का। लेकिन विजय यानी कि सुमित का छोटा भाई, उसे ये नहीं पता था कि सुमित ने अपनी शादी की बात प्रियंका को नहीं बताई है और वो उसके सामने बोल पड़ा, अच्छा हुआ प्रियंका दी आप आ गए, अब भाई को समझाओ कि अपनी शादी की पार्टी दे दे। ये बोलते सुमित और सिया विजय की तरफ देखने लगे और प्रियंका ने जवाब दिया, किसकी शादी? ये सुनते सब घर वाले समझ गए कि सुमित ने किसी को नहीं बताया है कि उसकी शादी हो गई है। विजय अब डर गया था क्योंकि सुमित से अब उसे डांट पड़ने वाली थी। प्रियंका, विजय किसकी शादी की पार्टी के लिए बोलूं? फिर प्रियंका सुमित की तरफ देखते हुए बोली, सुमित किसकी शादी की बात हो रही है? तभी सोनम बोली, ये सिया भाभी की। फिर विजय अपनी पत्नी की तरफ देखकर उसे डांटने लगा और धीरे से बोला, खुद तो मरेगी पागल, मुझे भी साथ में मरवाएगी। प्रियंका कुछ समय तक चुप रही और फिर बोली, वाह सुमित, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। सुमित, वो प्रियंका ने खुशी जताते हुए कहा, तो इस बात पे पार्टी तो बनती है। फिर सुमित के दोनों भाई ने कहा, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। फिर सुमित भी कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में वापस चला गया। उसके पीछे सिया भी दौड़ कर गई और सुमित के सामने जाकर बोली, हमें माफ़ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा और अब ये पार्टी हमें काम करते हैं, कहीं चले जाते हैं, आपको फिर हमारी वजह से तकलीफ नहीं होगी। सुमित उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर लाया जहाँ पर उसका पूरा परिवार खुशी से तैयारियों के बारे में बातें कर रहे थे। फिर सुमित बोला, मना मैं भी कर सकता हूँ या फिर भाग सकता हूँ, लेकिन जो मेरे परिवार के चेहरे पर खुशी है वो मैं नहीं छीन सकता। और तुम मेरी दोस्त हो तो मैं तुमसे भी यही चाहूँगा कि मेरा परिवार तुम्हारी वजह से दुखी ना हो, खासकर मेरी माँ और मेरे पापा।
ये कहने के बाद सुमित प्रियंका के पास गया और उसको हॉस्पिटल चलने को बोला और फिर दोनों वहाँ से निकल गए। संजना जैसे ही सोनम के पास आने लगी वैसे ही सोनम अपने कमरे की तरफ चली गई, क्योंकि सोनम संजना से नाराज़ थी कि संजना ने उसे सुमित और अपने बारे में नहीं बताया था। रिद्धि भी कॉलेज चली गई और मास्टर जी की तबीयत ठीक न होने के कारण वो छुट्टी पर थे। तो सुनीत और मास्टर जी बैठकर कामों की लिस्ट बनाने लगे और मास्टर जी की माँ अपने कमरे में आराम करने चली गई। सिया वहीं खड़ी अभी भी बस सोची जा रही थी और देखी जा रही थी। वहाँ सुमित भी अपने क्लिनिक में बैठकर पार्टी के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि सिया उससे उम्र में बहुत छोटी थी। हालांकि सुमित अपने शरीर पे बहुत ध्यान रखता था, इसीलिए उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी सिया उनके सामने बच्ची लगती थी, क्योंकि सिया की उम्र उनसे आधी थी। उधर सिया ये सोचकर दुखी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुमित के सामने उसे सब बहुत कम और नीचा दिखाएंगे और बोलेंगे कि पढ़ी लिखी नहीं है। वो सोच सोचकर परेशान थी कि ना जाने ऐसे पार्टी में क्या होता है कि कैसे उनके बीच बैठ पाऊंगी। फिर देखते देखते रात हो गई और सब खाने की टेबल पर मिले। सारे लोगों ने सोच रखा था कि उनको कौन सी जिम्मेदारी लेनी है। सबसे पहले रणवीर बोला, पापा मैं सजावट का सब देख लूँगा। फिर विजय बोला, पापा मैं सबके कपड़े का देख लूँगा। और सोनम भी फैशन डिजाइनर है तो हम दोनों सबके कपड़े देख लेंगे। फिर रिद्धि बोली, मैं मेकअप का देख लूँगी और मम्मी पापा आप खाने का देख लेना। तभी दादी बोली, मैं कुछ नहीं देखूंगी, बस आराम से बैठकर काम चोरी वाले पे नजर रखूंगी। ये सुनकर सब हंसने लगे। तभी सुमित बोला, संजना तुम सारे मेहमान का देख लेना। संजना थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर किचन की तरफ चली गई। तभी सबको ये एहसास हुआ कि उन्होंने संजना का कोई काम ही नहीं दिया था। फिर सारे लोग वहाँ से उठकर अपना खाना पीना खत्म करने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए और सबने 2 दिन की छुट्टी ले ली ताकि सारा काम कर सके। जब सुमित बाहर से टहलकर कमरे में आया तो उसने देखा कि सिया यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ कर रही है। फिर सुमित उसके पास गया और बोला, सिया क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। सिया बहुत विचलित हो चुकी थी और उसको कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। फिर सुमित उसको पकड़ कर बोला, सिया लंबी सांस लो और आराम से बताओ हुआ क्या है। सिया मैं पार्टी के बारे में सोच रही हूँ, कैसे सब क्या होगा पार्टी में और क्या बोलेंगे लोग। सुमित उससे थोड़ा अलग हुआ और बोलने लगा, हाँ सिया मुझे पता है कि सब लोग बोलेंगे मैंने एक बच्ची से शादी की है और ये सुनकर शर्म तो आएगी, लेकिन क्या करे सामना करना होगा सबका। फिर सुमित पीछे मुड़ा और देखा तो सिया वहाँ थी ही नहीं। सिया ने सुमित की एक बात भी नहीं सुनी, वो बालकनी में खड़ी थी। फिर सुमित अपने बेड पे जाकर सो गया। अगले दिन सुबह सिया और सुमित रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि घर पर पूरा शोरगुल हो रहा है। उधर से रिद्धि ने सुमित का बैग हाथों से ले लिया और फिर बोली, हम लोगों ने छुट्टी ली है तो आप काम पर कैसे जा सकते हो। मैंने बोल दिया फ़ोन करके कि अब 4 दिन की छुट्टी है आपकी। ये बोलकर रिद्धि सुमित का बैग लेकर चली गई। सुमित मास्टर जी के पास बैठा और बोला, पापा मैं घर पे कैसे बैठ सकता हूँ, मुझे वहाँ बहुत से काम होते हैं। मास्टर जी, कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन जीवन में अपने लिए भी होता है। याद है पिछले 10 सालों में तूने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है, अब ले ले। सुमित मास्टर जी को कुछ नहीं बोल पाया और वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। सिया उसके पीछे कमरे की तरफ गई और वो कमरे की साफ सफाई करने लगी। सुमित ने उसकी तरफ देखा और उसको बुलाया। वो धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए सुमित के पास गई। सुमित क्या कर रही हो तुम ये। सिया वो साफ कर रही थी। सुमित, सिया इस कमरे की सफाई हो गई है, अगर तुम्हें इतना ही साफ करने का मन कर रहा है तो बाहर जाकर करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब तुम्हें माँ करने को बोलती है। चलो बताओ माँ ने क्या कहा है तुम्हें। सिया कुछ भी नहीं कहा है माँ ने। ये सुनकर सुमित नाराज हो जाता है और बोलता है, हटो मैं खुद पूछ लेता हूँ माँ से। सिया नहीं नहीं, माँ ने कहा था कि अपने पतियों पर नजर रखनी चाहिए। सुमित सिया की तरफ उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोला, देखो सिया मेरा दिमाग मत खराब करो तुम, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है और
ये क्या पति पति लगा रखा है, नहीं हूँ मैं तुम्हारा पति, समझी तुम। और एक बात, ये माँ की बातों में ज़्यादा मत आया करो तुम। सिया को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी और सिया वहीं अपना सिर नीचे किए खड़ी रही। फिर सुमित उसकी तरफ देखकर बोला, ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है तुम्हें कि मुझे अकेले रहने की आदत है, लेकिन तुम्हें मैं अपना दोस्त समझा हूँ और उस हक से तुम इस कमरे में रह रही हो, ना कि मेरी पत्नी बनकर, समझी तुम। सिया ने नजरों को बिना ऊपर किए ही जवाब दिया, जी सुमित अब जाओ यहाँ से। सिया चुपचाप वहाँ से बाहर चली आई और उसकी आंखों से जो आंसू आ रहे थे उसे छिपाने के लिए वो बाहर बगीचे की तरफ चली आई। वहीं बैठकर वो सोचने लगी कि सुमित सही बोल रहे हैं, आखिर उनको हमारी वजह से ये परेशानी हो रही है। कुछ समय बाद सिया वापस घर गई। उसने देखा कि सब अपने अपने काम को बड़ी चाव के साथ कर रही हैं। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ी तो वहाँ सुमित खड़ा होकर किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। सिया उसे देखते देखते खो गई। वो सोचने लगी कि इस इंसान की बात इसे इतना परेशान क्यों करती है, जबकि उसने खुद दोस्ती के लिए हाँ बोला था। फिर कुछ समय सुमित अपना फ़ोन रख देता है और सिया के पास आता है और उसके सामने आने के बाद वो सिया से बोलता है, ये तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। सिया नर्वसाते हुए बोलती है, हाँ नहीं तो हम आपको नहीं देख रहे थे, हम तो वो सामने छिपकली को देख रहे थे, कहीं आपके ऊपर गिर जाती तो। सुमित को कुछ समझ नहीं आया और दूसरी बार कुछ पूछने वाला था। सिया को पता चल गया था कि सुमित कुछ और पूछने वाला है, इसीलिए वो वहाँ से फट से भाग गई। सुमित, सिया रुको। लेकिन सिया किचन की तरफ दौड़कर भाग गई। सुमित, अजीब लड़की है। रणवीर, भैया मैंने सब कर लिया अपना काम और संजना ने भी कर लिया है। सुमित, तो मुझे क्यों बता रहे हो, ठीक है जो भी है देखो तुम लोग। ये कहने के बाद सुमित वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद आज शाम को पार्टी है। मास्टर जी सारे लोग सुनो, शाम को कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, समझे। सुनीता आप चुप रहिए, आज अब सब अच्छा ही होगा। मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे और बहू के लिए। रणवीर, हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, अब भैया की ज़िंदगी में उन्हें संभालने के लिए भी कोई आ गई है। विजय, हाँ सही बोला भाई। सुमित और सिया भी अपने कमरे से बाहर आए और सबके साथ बैठकर बातें करने लगे। देखते देखते शाम हो गई। सब तैयार होकर पार्टी में गए थे। फिर कुछ समय बाद पार्टी में सुमित और सिया भी आए और सबकी आंखें सिया पर जाकर रुक गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। सुमित के जितने दोस्त थे वो सुमित के पास आए और बोले, भाई भाभी तो बहुत सुंदर है। सुमित मुस्कुराया और बोला, हाँ पता है। फिर संजना और सोनम के माता पिता भी आए थे, जो सिया के पास आकर उसको आशीर्वाद और प्यार के साथ साथ उसकी खूबसूरती का भी गुणगान गा रहे थे। कुछ समय बाद वहाँ पर सिया के चाचा और चाची और उनके साथ उनकी बेटी और बेटा भी आए थे। सब उन लोगों को देखकर ये सोचने लगे कि पता नहीं ये कौन है, क्योंकि वो बहुत बुरे और अजीब से कपड़े पहन कर आए थे। सिया उनके पास गई और चाचा जी का हाथ पकड़कर बोली, चाचा जी क्या हुआ, आप लोगों की हालत इतनी बुरी कैसी हो गई। तो उसके चाचा और चाची दोनों उसके कदमों में बैठकर रोने लगी और उससे माफ़ी मांगने लगे सारी बातें। फिर पार्टी में आए मेहमान के सामने आ गए। सबको पता चल गया कि सिया एक गरीब घर की लड़की है और वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। सिया ने अपने चाचा चाची को माफ़ कर दिया, लेकिन अब उसे वहाँ के लोगों की नज़र अच्छी नहीं लग रही थी। सब उसकी तरफ देख रहे थे और सिया को ऐसा लगने लगा था कि वो उस पार्टी में शामिल होने के लायक ही नहीं है। सिया वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और साथ में वो अपने चाचा और चाची को भी वहाँ से ले जाती है। कुछ समय बाद पार्टी ख़त्म हो जाती है और सब हॉल में बैठते हैं। तभी कुछ समय बाद वहाँ सिया आती है और साथ में अपना बैग भी लाती है। सुनीता, सिया ये बैग तुम कहाँ जा रही हो। सिया, माँ मैं इस परिवार के लायक नहीं हूँ, खासकर सुमित जी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपने चाचा और चाची के साथ वापस अपनी ज़िंदगी जीने जा रही हूँ। सुनीता, लेकिन ये कहने के बाद सुनीता रोने लगती हैं और मास्टर जी की तरफ देखकर बोलती है, आप ही रोकिए ना इसको। लेकिन मास्टर जी उसे नहीं रोकते हैं और सिया अपना सामान लेकर गाँव के लिए निकल जाती है। सुमित का परिवार सिया को रोक नहीं पाता है और सुमित
चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है और सोचता है कि सिया के लिए यही सही है। करीब 1 महीना बीत जाता है और सुमित और उसके हॉस्पिटल के साथ ही सिया के गांव में अपना शिविर लगाते हैं, जिसमें वो लोगों को बिना शुल्क के जांच करते हैं। सिया के गांव में एक ब्लॉक था, वहीं पे सुमित का शिविर लगाया गया था। वहाँ सुमित की नज़र सिया पे गई, जो वहाँ झाड़ू लगा रही थी। सुमित को समझ नहीं आया कि सिया वहाँ कैसे और ये क्यों कर रही है, तो वो सिया के पास गया। सिया सुमित को सामने देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन दूसरे पल उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई और वो वहाँ से भागने लगी। तभी सुमित ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, सिया, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, और तुम अपने चाचा चाची के साथ गई थी ना, तो ये सब क्या है। फिर सिया ने बताया, जैसे ही चाचा चाची हमें यहाँ लेकर आए तो हमने देखा कि उनकी हालत अच्छी ही है, वो बस ड्रामा कर रहे थे वहाँ पर। बाद में चाचा जी ने बताया कि चाची को किसी ने ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे। सुमित कुछ समय तक वहाँ चुपचाप खड़ा रहा, दोनों के बीच सिर्फ चुप्पी थी। बहुत समय होने के बाद सुमित ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। सिया, नहीं, हम नहीं जाना चाहते हैं। और किस मुँह से हम वहाँ जाएंगे। सुमित ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। सिया बस उसे कहते रह गई, लेकिन सुमित सिया की एक भी नहीं सुन रहा था। कुछ समय बाद सुमित सिया को लेकर घर गया। सब सिया को देखकर खुश हो गए, लेकिन सुनीता ने सिया को वहीं रोक दिया। सुनीता, ये मेरा घर है, कोई आश्रम नहीं है कि जब चाहो आ जाओ और जब चाहे चले जाओ। ये सुनकर सिया वहीं रुक गई और उदास हो गई। सुमित उसको उदास देखकर माँ को मनाने लगा। सुमित, माँ, सिया के कोई नहीं है वो हमारे अलावा, वो कहाँ जाएगी, प्लीज़ उससे बात करो माँ, वो आपकी सिया है। सुनीता, नहीं, जाओ तुम अपनी पत्नी को लेकर आओ, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये लड़की इस घर में नहीं आएगी। फिर सुमित ने सुनीता को सब बताया कि सिया के साथ ये चाल चली गई थी। फिर सुनीता ने भी सिया को माफ़ किया और कहा, ये आखिरी बार मैं तुम्हें बोल देती हूँ कि ये तुम्हारा घर है और अब तुम इस घर से नहीं जाओगी, बस समझ गई। सिया फिर थोड़ा मुस्कुराई और अंदर आ गई। फिर उसको सोनम और रिद्धि ने भी वेलकम किया और संजना भी मुस्कुराई। फिर सब लोग हॉल में बैठे और वहाँ बात चलने लगी कि किसने आखिर उन लोगों को यहाँ बुलाया होगा। सिया बोली, पता नहीं, ये चाचा जी ने नहीं बताया। उतने में रणवीर बोल पड़ा, और किसने बुलाया होगा, जो सारे मेहमान को इनवाइट कर रही थी उसी ने बुलाया होगा। सब ये सुनकर उसकी तरफ देखने लगे। ये सुनते ही सब संजना की तरफ देखने लगे, क्योंकि मेहमान को बुलाने की जिम्मेदारी संजना की थी। फिर संजना ने कहा, नहीं, मैंने उन्हें नहीं बुलाया था। रणवीर, आप ये क्या बोल रहे हैं। रणवीर गुस्से में वहाँ से उठा और संजना के सामने खड़े होकर बोला, और कौन बुलाएगा, तुम ही बताओ। और किसे सिया भाभी की बेइज्जती करके खुशी मिलेगी। एक तुम ही हो जो सिया के आने से खुश नहीं हो, और आज तक तुम भैया को भूल नहीं पाई, क्योंकि तुम्हारी शादी एक डॉक्टर के बजाय एक मामूली नौकरी करने वाले से होगी। आज तक तुम और ना मैं इस शादी में खुश रहे हैं। संजना ये सुनकर रोने लगी और रणवीर का हाथ पकड़कर बोलने लगी, मैंने नहीं किया है ये, यकीन कीजिए। माना कि हमारे बीच आज तक वैसा रिश्ता नहीं रहा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि आपकी मामूली नौकरी है। सुनीता ये सब सुनकर अपने होश में ही नहीं थी। वो मास्टर जी को पकड़कर रोने लगी और बोली, मैं एक बेटे के लिए परेशान थी, लेकिन यहाँ ये इतने दिनों से घुट घुट कर जी रहा है और किसी को बताया तक नहीं। संजना, सुमित, मैंने कुछ नहीं किया। सिया, मैंने नहीं बुलाया था तुम्हारे चाचा चाची को। रिद्धि, सोनम, विजय, कोई तो यकीन करो मेरा। रणवीर फिर वहाँ से संजना की तरफ गया और उसका हाथ थाम कर बोला, मैं यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ। पहले भी यकीन करना चाहता था, लेकिन तुमने कभी मेरी यकीन की कदर ही नहीं की। आज तुम आज़ाद हो इस रिश्ते से, तुम जा सकती हो। संजना रोते मास्टर जी के पैरों पर बैठ गई और बोली, पापा, मैं नाराज़ रहती थी सिया से, लेकिन मैंने उस फंक्शन वाले दिन ये मान लिया था कि वो इस घर की सदस्य है। मैं नहीं कर सकती ऐसा किसी के साथ। पापा, मैं रणवीर के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने का सोच चुकी थी। मैंने नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। सब बहुत दुखी हो गए थे। फिर मास्टर जी ने संजना को नीचे से उठाया और अपने पास बैठने को कहा और सबको वहाँ बैठ जाने को कहा। फिर वो सिया को बोले, सिया, तुम अब संजना को सजा दो या माफ़ कर दो, तुम्हारे ऊपर है। हाँ, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि संजना मुझसे कभी झूठ
झूठ नहीं बोलेगी। संजना मास्टर जी की ये बात पर बहुत खुश हुई। फिर सिया ने कहा, संजना दी, माना कि आप हमें पसंद नहीं करती थी और आपकी सुमेध जी से शादी होने वाली थी, लेकिन रणवीर भैया, इन्होंने कभी भी सुमेध जी से रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं की और हमेशा आपके साथ बने रिश्ते का सम्मान किया है। इन्हें माफ़ कर दीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। सुमेध, हाँ रणवीर और संजना, बाकी की चीज़ें तुम दोनों अपने कमरे में जाकर करो। बाकी किसने क्या किया था ये मैं देख लूँगा। फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। सुमेध ने माँ के कंधे पर सर रखा और कहा, सब ठीक है माँ, कुछ नहीं हुआ है, तुम निश्चिंत रहो। फिर सुमेध ने माँ और पापा को भी कमरे में जाकर आराम करने को कहा। फिर सुमेध और सिया अपने कमरे में गए। वहाँ सिया ने देखा कि उसका अलमारी और उसके तरफ का बेड बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। फिर सुमेध ने सिया से कहा, तुम आराम कर लो थोड़ा, फिर हम लोग शाम को कहीं बाहर घूमने जाएंगे। सिया, हम लोग? सुमेध, हाँ हम लोग मतलब माँ, पापा, रणवीर, संजना, विजय, सोनम, रिद्धि और दादी और हम दोनों। सिया मुस्कुराई और बोली, हाँ ठीक है। फिर सुमेध एक पेन और पेपर लेकर बालकनी में चला गया। फिर सिया अपने सर पे तपती मारते बोली, और हमने सोच लिया कि वो हमारे साथ अकेले जाएंगे। तब तक सुमेध वापस कमरे में आ गया और सिया चुप हो गई। सुमेध, कुछ कहा तुमने? सिया, नहीं। कुछ सुना आपने? सुमेध, नहीं। अगर सुना होता तो पूछता क्यों? मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ काम से। सिया, ठीक है। फिर सुमेध दरवाजे से मुस्कुराता हुआ निकला, क्योंकि उसने सिया की बात सुन ली थी और उसे ये सुनकर अच्छा भी लगा था। फिर शाम हुई और सारे लोग तैयार होकर हॉल में आ गए थे और दादी ने घर पे रहने का निर्णय लिया था। सुमेध भी बाहर से आ चुका था और सिया भी तैयार होकर हॉल में आ चुकी थी। सुमेध जब हॉल में आया तो उसने देखा सब एकदम चुपचाप खड़े हैं। फिर सुमेध बोला, विजय, एक कार और तुम निकालो, एक मैं निकालता हूँ और मेरे साथ माँ और पापा और रिद्धि बैठ जाएंगे और तुम्हारे साथ सोनम और रणवीर, संजना। रिद्धि, भैया आप सिया को भूल गए क्या? आपने उसका नाम नहीं लिया। ये सुनकर सिया का मुंह उतर गया और वो अपना सिर नीचे करके खड़ी हो गई। तभी सुमेध अपने शर्ट का स्लीव ठीक करते बोला, सिया का नाम क्या बोलूँगा? रिद्धि, मतलब सिया को आप नहीं ले जाओगे? सिया और ये सुनकर दुखी हो गई और मासूम सा चेहरा बनाकर सुमेध की तरफ देखने लगी, लेकिन सुमेध अपना स्लीव ठीक करने में लगा था और सिया की तरफ देख भी नहीं रहा था। फिर सुमेध ने कहा, नहीं नहीं, सिया का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि सिया तो मेरे ही साथ जाएगी ना, इसमें बोलना क्या है? ये सुनने के बाद रिद्धि जोर जोर से हंसने लगी और उसके साथ पूरे परिवार वाले भी हंसने लगे। सुमेध फिर रिद्धि और पूरे परिवार की तरफ देखने लगा, क्यों, क्या हो गया, क्यों हंस रही हो? तभी रिद्धि ने सिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुंह देखिए इनका कैसा हो गया है, ना ले जाने वाली बात पे। फिर सुमेध सिया की तरफ देखा और सिया ने अपना चेहरा नीचे की तरफ कर लिया। फिर सुमेध सिया को देखकर मुस्कुराया और सबको गाड़ी में बैठने को कहा और खुद भी बाहर चला गया। सबके जाने के बाद सुनीता सिया का हाथ पकड़कर बोली, जब पति अपने साथ ही तुम्हें भी जोड़ ले, मतलब तुम्हारी और उसकी गिनती एक हो जाए, तो समझ जाना कि तुम दोनों अब एक हो। प्यार करता है वो तुझसे। ये कहने के बाद सुनीता वहां से बाहर चली गई। फिर सिया थोड़ा मुस्कुराई और वो भी बाहर की तरफ चली गई। सारे लोग गाड़ी में बैठ गए और फिर सब लोग वहीं एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए। वहाँ पर सुमेध ने सारे कपल्स के लिए अलग अलग टेबल बुक करवाई थी और रिद्धि को अपने और सिया के साथ रखा था। सोनम और विजय तो एक दूसरे के साथ बात करने में बहुत व्यस्त थे और माँ पापा भी बहुत खुश थे बाहर आकर और बहुत दिनों बाद हर चीज़ को भूलकर दोनों साथ में अकेले खाना खा रहे थे। वहीं रणवीर और संजना के बीच कुछ बातें नहीं हो रही थी, वो दोनों सिर्फ खाना खा रहे थे और सुमित सिया एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन अलग अलग वक्त पर रिद्धि को वहाँ एक दोस्त मिल गई और वो अपने दोस्त के पास जाने की जिद करने लगी तो मास्टर जी ने जाने की परमिशन दे दी। सुमित, लेकिन पापा, मास्टर जी ने इशारे से कहा कोई बात नहीं, जाने दो। फिर रिद्धि वहाँ से उठकर चली गई। अब टेबल पे सिर्फ सिया और सुमित बच गए थे। फिर सुमित ने सिया से पूछा, तुम्हें क्या खाना
खाना है बताओ, मैं वहीं मंगवाता हूँ। सिया अपना सर नीचे किए बैठी थी। वो सुमित के सवालों का एक जवाब नहीं दे रही थी। सुमित फिर बोला, सिया ये रहा मेन्यू कार्ड, इसमें देखकर बताओ क्या खाना है। सिया आप मंगवा लीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं है, इन सब जगह पर हम पहले नहीं आए हैं। फिर सुमित ने खाना ऑर्डर किया। उसके बाद दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। दोनों चुपचाप बैठे थे। फिर कुछ समय बाद सुमित बोला, सिया आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिया ये सुनते ही नर्वस हो गई और उसके हाथों में जो पानी था वो उसकी साड़ी पे गिर गया। सुमित ने ये देखा और फिर बोला, क्या हुआ? और ये अच्छा चलो रहने दो, मैं साफ कर देता हूँ। फिर सुमित ने अपना टेबल बदल दिया और अब वो और सिया एक दूसरे के आमने सामने नहीं बल्कि एक ही तरह दोनों बैठे थे। कुछ समय बाद खाना टेबल पर आ गया और दोनों खाना खाने लगे। उतने में वहाँ पर प्रियंका जो सुमित की मित्र थी वो आ गई। प्रियंका, अरे सुमित तुम यहाँ? सुमित ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। सुमित, हाँ वो फैमिली के साथ बाहर आया हूँ। प्रियंका, वाह, तुमने बताया नहीं सबको कि तुम्हें कल इंटरव्यू देने के लिए टॉप न्यूज़ चैनल से इनवाइट किया गया है। सुमित, वो इतने में प्रियंका ने वहाँ से एक गिलास उठाया और एक चम्मच ली और वहाँ पर उसे बजाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। फिर बोली, हमारे मित्र जिनको यहाँ का बेस्ट सर्जन कहा जाता है उनका कल इंटरव्यू है, क्योंकि वो बहुत लोगों के लिए प्रेरणा है। तो इसी खुशी में मेरी तरह से हर एक टेबल पर एक एक जाम। सब लोग वहाँ पर बैठे तालियां बजाने लगे। फिर प्रियंका ने सिया का हाथ पकड़कर उसे उठाया और बोली, ये है सुमित मिश्रा की पत्नी सिया मिश्रा। तो अपने पति की इतनी बड़ी कामयाबी पे ये भी कुछ बोलना चाहती है आप लोगों के सामने। सिया वहाँ चुपचाप लोगों के चेहरे देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। सिया ने देखा कि सब उसकी तरफ देख रहे हैं। हर किसी की नज़रें सिया की तरफ ही थी। सिया हमेशा डर कर रही थी, उसे ये सब कुछ पता नहीं था। सिया को उस समय खुद पे बहुत शर्म आ रही थी। फिर उसने सुमित की तरफ देखा जो सिया को अपनी तरफ देखने का इंतजार कर रहा था। फिर सुमित ने सिया को शांत रहने का इशारा किया और खुद उसके साथ खड़ा होकर बोला, तुम मेरे बारे में कुछ मत बोलो, आज मैं तुम्हारे बारे में बोलूँगा। जब से मेरी पत्नी मेरी ज़िंदगी में आई है तब से मुझे ज़िंदगी बहुत अलग लगने लगी है। किसी का ज़िंदगी में आना मुझे इतना अच्छा लगेगा ये मुझे पता ही नहीं था, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद सिया। फिर वो सिया के सामने खड़े होकर सिया को मुस्कुराने का इशारा करते हुए उसके पास खड़े होकर उसके कंधे पे अपना हाथ रखकर उसे हौसला दिया। फिर दोनों बैठ गए और सुमित ने गुस्से में प्रियंका को बैठने को भी नहीं कहा। फिर प्रियंका को भी इस बात का बुरा लगा कि सुमित ने उसे पूछा तक नहीं कि क्या तुम हमारे साथ डिनर करोगी। फिर प्रियंका वहाँ से चली गई। सुमित सिर्फ सिया की तरफ देखे जा रहा था और सिया अपना सर नीचे किए बैठी थी और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर सुमित देखता देखता वहाँ से गुस्से में उठकर बाहर की तरफ गया। सिया भी ये देखकर उसके पीछे उठकर गई। सिया ने सोचा कि सुमित सिया की ऐसे हरकतों पे उससे नाराज हो गया है। बाहर जाने के बाद सिया ने देखा कि सुमित पार्किंग में खड़ा है और गुस्से में अपना दीवार पे पटक दिया। फिर सिया जल्दी से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, देखिए अब हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं रोएंगे पागल की तरह, आपकी बेइज्जती नहीं करवाएंगे बाहर में। सुमित ने कुछ नहीं बोला और सिया को पकड़कर उसे अपनी सीने से लगाते बोला, मैं उसे ढूंढने आया था, उसकी हिम्मत कैसे तुम्हारे साथ ये करने की, उसने जानबूझकर ये किया था। फिर सिया का सर अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखकर गुस्से में सुमित ने कहा, अगर किसी ने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की तो मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। सिया ने सुमित की परवाह नहीं देखी तो वह बस उसे गुस्से से डर गई थी। सुमित को ऐसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उतने में वहाँ रणवीर और विजय आ गए। रणवीर, क्या हुआ भैया? सुमित तब तक शांत हो चुका था और बोला, कुछ नहीं, बस प्रियंका को देखने आया था मैं, उसने जो तमाशा किया अंदर उसके लिए उससे बात करना था। विजय, लेकिन भैया ये तो बस ऐसे भाभी को बोलने को बोली होगी, इसमें क्या बात करना। सुमित ने सिया की तरफ देखा और बोला, सिया तुम अंदर जाओ और संजना और सोनम के साथ बैठो, हम आते हैं। उसके बाद सिया वहाँ से दौड़कर अंदर भागी। फिर सुमित ने कहा, संजना ने बार बार मना करने के बाद मुझे लगा कि संजना सच कह रही है, इसीलिए मैंने पता करवाया कि सिया के चाचा चाची को तमाशा करने के लिए किसने बुलवाया था। तो पता चला कि
उन लोगों को प्रियंका ने ही बुलवाया था विजय, लेकिन भैया वो आपकी मित्र है तो वो ऐसा क्यों करेगी, और वो तो बहुत खुश भी थी। रणवीर, मतलब उसने जानबूझकर भाभी को यहाँ पर बोलने के लिए कहा। सुमित, हाँ, क्योंकि उसे पता था कि सिया पढ़ी लिखी नहीं है और उसे पता था कि सिया कभी ऐसे इतने लोगों के बीच में अपनी बातें नहीं रख पाएगी, क्योंकि वो एक छोटे से गांव से आई है। रणवीर, फिर आपने ये बातें भाभी के सामने क्यों नहीं की? सुमित, मैं नहीं चाहता कि सिया प्रियंका के बारे में गलत सोचे या फिर प्रियंका इस तरह से किसी के सामने शर्मिंदा हो, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक प्रियंका ने मेरा साथ दिया है। विजय, चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। फिर तीनों अंदर गए तो सबने देखा कि उनकी पत्नियां एक जगह बैठकर उनका इंतजार कर रही हैं। फिर तीनों वहां जाकर बैठ गए। सुमित ने सिया की तरफ देखा तो सिया अपना सर झुकाए बैठी थी। फिर रणवीर को भी यकीन हो गया था कि संजना ने कुछ नहीं किया था, तो अब वो संजना से कैसे बात करे और कैसे माफ़ी मांगे, उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर विजय ने धीमी आवाज़ में कहा, रणवीर, भाभी से माफ़ी मांग ले और बात शुरू कर। सुमित ने भी रणवीर को इशारे से संजना से बात करने को कहा था। रणवीर, संजना संजना, हाँ रणवीर, चलो हम थोड़ा टहल कर आते हैं, थोड़ी ताज़ी हवा मिलेगी, सांसें नहीं आ रही हैं, देखो ना। उतने में सोनम जल्दी से उठकर रणवीर के पीछे से पीठ थपथपाने लगी और बोली, भाभी जल्दी उठो, पता नहीं क्या हो रहा है रणवीर भैया को, कैसे भाई हैं आप लोग, इनको सांस नहीं आ रही है और आप लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, देखो ना रणवीर भैया को क्या हुआ है। विजय, सोनम क्या कह रही हो, चलो आइसक्रीम हमने नहीं खाया था तो वो खाते हैं अपनी टेबल पर बैठकर। सोनम फिर विजय की बातों में आ गई और उसके साथ चले गए। रणवीर संजना की तरफ देखकर कुछ बोलने को हो रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। आखिर प्रियंका कौन सी चाल चलेगी सिया से बदला लेने के लिए? क्या सिया सुमित की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी? क्या होगा सुमित के साथ जब उसकी प्रियंका से शादी होगी? देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।